जय हिंद दोस्तों। एग्जाम की पॉइंट में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, उत्तराखंड जीके की संपूर्ण इतिहास की इस श्रृंखला के अंतर्गत आज हम उत्तराखंड में गोरखा प्रशासन से संबंधित दूसरे पार्ट के बारे में जानेंगे। पहले पार्ट में मैं आपको बता चुका हूं कि किस तरीके से हर्षदेव जोशी कुमाऊं पर आक्रमण के लिए रण बहादुर शाह को बुलाता है। हसदल चौरतिया और अमर सिंह थापा की अगुवाई में किस तरीके से वो गढ़वाल और कुमाऊं को जीतते हैं। गढ़वाल में उनके और कुमाऊं में उनके कौन कौन सूबा होते हैं, कौन सूबा क्या कार्य करता है, ये सारी जानकारी हम पहले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। अगर आप चैनल पे नए हो, आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, और अगर पहला पार्ट नहीं देखा तो इसको देखने से पहले पार्ट देख लो, क्योंकि आपको अच्छे तरीके से इसका इतिहास समझ में आ जाएगा। तो दोस्तों, यहाँ पे आज अन्य महत्वपूर्ण जो फैक्ट हैं वन लाइनर के रूप में देख सकते हो कि जो गोरखाओं के समय दासों के बिक्री का प्रमुख केंद्र था वो कौन था? हरिद्वार था। ठीक है, यानी जो गोरखा दास थे वो हरिद्वार में बेचे जाते थे, और दासों के बच्चों को दोस्तों जिनको बेच देते थे उनके जो बच्चे होते थे कैटी के नाम से जाने जाते थे। मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि जो गोरखा दास थे उनके बच्चे क्या कहलाते थे? तो दोस्तों कैटी कहलाते थे। ठीक है दोस्तों, गोरखाओं का सबसे क्रूर व अत्याचारी जो शासक था, जो सूबा हुआ, वो कौन हुआ? भैरव थापा था। ठीक है, जो गोरखाओं का सबसे क्रूर तो वो सारे थे, क्योंकि आगे जब हम गोरखा और ब्रिटिश प्रशासन की युद्ध को पढ़ेंगे उसके पश्चात देखेंगे कि अलग अलग जो कुमाऊं कमिश्नर हुए हैं उन्होंने उनके जो क्रूरता है उसका वर्णन किया है। लेकिन जो गोरखाओं का सबसे क्रूर अत्याचारी शासक माना जाता है वो भैरव सिंह थापा को माना जाता है। और दोस्तों, जो भैरव थापा था उसके जो अत्याचार थे, उसके अत्याचारों को नेपाल की सरकार तक पहुंचाने का कार्य किया था किसने? मोलाराम ने अवगत कराया था। ठीक है, उसी के पश्चात भैरव थापा पर अंकुश लगाया जाता है। गोरखाओं की सेना में ब्राह्मण जाति के लोग नहीं रहते थे। दोस्तों, किसी भी ब्राह्मण जाति के लोग को गोरखा क्या नहीं करते थे? सेना में भर्ती नहीं करते थे, और उसका सबसे बड़ा कारण था हर्षदेव जोशी। इनकी जो सेना थी यूरोपियन प्रकार की सेना कही जाती थी। ठीक है, मैंने इससे पहले वीडियो में बताया था किस तरीके से गोरखे क्या थे? चालाक थे, अलग अलग फटाफट अपने सूबाओं को बदलते रहते थे। 1 या 2 साल के लिए सूबा को रखते थे। सिर्फ चौतरिया बमसा ही एक ऐसा सूबा था जो 2 बार सूबा बना और सबसे अधिक समय तक सूबा के पद पर विराजमान रहा। ठीक है, गोरखाओं का जो प्रमुख हथियार था कौन था? खुखरी था। दोस्तों, सुब्बा ऋतुवर्धन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, को दोषी पाए जाने पर फांसी की सजा दी गई। जो गोरखा प्रशासन था उसमें किसी को भी कोई अपराध करने के लिए सजा नहीं दी जाती, चाहे वो गौ हत्या करने वाला और देशद्रोह के अपराधी को वो सीधे क्या देते थे? फांसी की सजा देते थे। और वही चीज़ सुब्बा ऋतुवर्धन पर क्या होता है? दोष सिद्ध होता है, जिसके पश्चात वो क्या कर देते हैं? उसको ही, सुब्बा को ही फांसी दे देते हैं। ठीक है दोस्तों, रघुनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार बर्धाचार्य ने किया था। याद रखना, रघुनाथ मंदिर का जो जीर्णोद्धार किया था किसने किया था? बर्धाचार्य ने किया था। और तीर्थ स्थानों पर सदावर्त प्रथा गोरखाओं ने शुरू की थी। सीधे क्वेश्चन पूछ देगा कि तीर्थ स्थानों पर सदावर्त प्रथा किसके काल में शुरू हुई थी? चंद परमार कत्यूरी गोरखा, तो याद रखना गोरखा के काल में शुरू हुई थी। और सदावर्त प्रथा का मतलब है जो निःशुल्क भोजनालय, क्या कहते हैं हम लोग, अगर मैं लोकल भाषा में बोलूं तो जो हम लोग क्या करते हैं, मंदिरों के बाहर तुमने देखा होगा जो फ्री का भोजन मिलता है, कोई शब्द याद नहीं आ रहा है, कि वो निःशुल्क जो भोजन प्रदान करने की वो थी, प्रवृत्ति थी, वो सदावर्त प्रथा कहलाती है। और इसी सदावर्त प्रथा के लिए प्रथम जो सूबा था जोगमल शाह, उसकी पत्नी ने भूमिदान दी थी। ठीक है दोस्तों, गुरु राम राय मंदिर में महंत, जो गुरु राम राय मंदिर के महंत थे, श्री हरि सेवक पर गोरखाओं की हत्या का आरोप लगाकर कड़ाई द्वीप परीक्षा ली गई थी। ठीक है, यानी क्वेश्चन बन जाएगा किस गुरु राम राय मंदिर के महंत पर गोरखाओं की हत्या का आरोप लगाया गया था? तो श्रीहरि सेवक पर लगाया गया था। और कड़ाई द्वीप जो थी, आगे उसके जो न्याय व्यवस्था है उसमें पढ़ने को मिलेगा किस तरीके से ये यूज की जाती थी। दोस्तों, गोरखाओं द्वारा जो दी गई भूमि थी दस्तूर कहलाती थी। ठीक है, जो गोरखा लोग भूमि देते थे वो किस नाम से जानी जाती थी? तो दस्तूर के नाम से जानी जाती थी। अगली चीज अगर हम देखें तो गोरखाओं द्वारा मंदिर को जो दान भूमि थी गूठ भूमि कहलाती थी। जो गोरखाओं द्वारा मंदिर को जो भूमि दान में दी जाती थी क्या कहलाती थी? तो गूठ भूमि के नाम से जाना जाता था उसे। दोस्तों, गोरखा काल में राजपूत वर्ग को जो राजपूत गोरखा होते थे वो खसिया कहे जाते थे। यानी जो खसिया वर्ग था उसके अंतर्गत राजपूत गोरखा आते थे।
ठीक है। और जो रवाडा व भुजाली हैं वो गोरखाओं के हथियार थे। मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये भी कि रवाला और भुजाली क्या है, तो याद रखना गोरखाओं के हथियार हैं, ठीक है। रवाला और भुजाली क्या हैं, गोरखाओं के हथियार थे। दोस्तों गोरखा काल में नाई को नौ कहा जाता था, ठीक है। और गोरखा काल में शिल्पकर्मियों को कामी कहा जाता था। सिंपल पूछ लेगा, काम गोरखा काल में कामी थे, क्या थे, ब्राह्मण, ठीक है, सैनिक, शिल्पकर्मी या कृषक। तो याद रखना जो कामी थे वो क्या कहलाते थे, शिल्पकर्मियों को कामी के नाम से गोरखा काल में जाना जाता था। और जो गोरखा ब्राह्मण दासों को कठुआ कहा जाता, जो कठुआ शब्द का प्रयोग किया जाता था गोरखा काल में, वो ब्राह्मण दासों के लिए किया जाता था। यानी जो ब्राह्मण दास थे उनके लिए क्या किया जाता था, कठुआ शब्द का प्रयोग किया जाता था। गोरखाओं में जो कार्यरत सैनिक थे जागचा कहलाते थे, यानी जो सैनिक अभी ऑन ड्यूटी हैं वो जागचा हो गए, और जो रिटायर्ड सैनिक हो गए धागचा के नाम से जाने जाते थे। जागचा और धागचा ये दो चीज गोरखाओं के प्रशासन में देखने को मिलते थे। और दोस्तों गोरखाओं का जो प्रिय त्यौहार था वो कौन सा था, दशे, जिसे दशहरा कहते हैं हम, ठीक है। वो दशहरा क्या था, गोरखाओं का प्रिय त्यौहार था। गोरखा प्रशासन में प्रधान अधिकारी अपने पद पर रहते हुए जागरिया, यानी जो प्रधान अधिकारी, जो गोरखा प्रशासन में प्रधान अधिकारी अपने पद पर रहता था तब तक वो जागरिया कहलाता था, और रिटायर के बाद ठाकुरिया बन जाता था, ठीक है। जब तक कार्यरत, जैसे जागचा धागचा थे वैसे जागरिया और ठाकुरिया थे। दोस्तों 36 रकम और 32 कलम व्यवस्था का उन्मूलन गोरखा काल में हुआ, क्योंकि जो 36 रकम और 32 कलम जो कर लिए जाते थे किस काल में, मुख्य रूप से चंद वंश में वो कर लिए जाते थे। इस 36 रकम और 32 कलम का जो उन्मूलन हुआ वो किस काल में हुआ, तो गोरखा काल में इसका उन्मूलन हुआ, यानी समाप्त किया गया। दोस्तों गोरखाओं की सेवा करने पर जो भूमि गोरखा दान में देते थे माणा चौल भूमि के नाम से जानी जाती थी, ठीक है। मैंने गोरखाओं की सेवा की, गोरखाओं ने मेरे को भूमि का जो टुकड़ा दिया, वो जो भूमि होगी वो माणा चौल भूमि कहलाएगी। दोस्तों मोला राम ने दानवीर कर्ण की जो उपमा दी थी रणजोर सिंह थापा को दी थी। किस गोरखा को मोला राम ने दानवीर कर्ण की उपमा दी थी, तो आंसर हो जाएगा रणजोर सिंह थापा को क्या दी थी, दानवीर कर्ण की उपमा दी थी। और रण बहादुर चंद्रिका मोला राम की रचना है, याद रखना मोस्ट इंपॉर्टेंट है। रण बहादुर चंद्रिका किसकी रचना है, तो मोला राम की रचना है रण बहादुर चंद्रिका, ठीक है। उत्तराखंड का प्रथम गोरख्याली जो रेडियो स्टेशन था वो कौन था, रेडियो धाम छाया था। दोस्तों ये अलग अलग बुक से क्वेश्चनों को इकट्ठा किया गया है कि जो रेडियो धाम छाया रेडियो स्टेशन था गोरखा काल का रेडियो स्टेशन था। अब मैंने आगे बताया था कि इनकी जो न्याय व्यवस्था थी किस प्रकार से थी, तो दोस्तों याद रखना जो इनकी न्याय व्यवस्था थी, न्याय व्यवस्था में दीप प्रथा और अंगभंग प्रथा प्रचलित थी। जो गोरखा प्रशासन था वहाँ पे दीप प्रथा थी और अंगभंग प्रथा प्रचलित थी। और जो दीप प्रथा थी उसके अंतर्गत देखो गोला द्वीप था। गोला द्वीप, अब देखो पागलपंती की एक हद होती है, ठीक है, वही हद पार कर रखी थी गोरखा प्रशासन ने। जो गोला द्वीप था कि लोहे की गरम छड़ हाथ में पकड़ाते थे, जो पहले छोड़ेगा अपराधी होगा। कि साला लोहे की गरम छड़ कर दी और एक साइड तो दोनों आदमी, एक साइड एक आदमी पकड़ेगा, दूसरे साइड दूसरा आदमी पकड़ेगा, जो जिसका हाथ पहले जलेगा या जो जिसका जलेगा वही छोड़ेगा, जो पहले छोड़ेगा वो अपराधी हो गए। अब यहाँ पे तो आदमी की सहन शक्ति डिपेंड करती है, ठीक है। दूसरा जो प्रथा थी यहाँ पे कढ़ाई दीप थी, ये उससे बड़े पागलपंती थी। खोलते तेल में कढ़ाई में हाथ डालना और जलेगा तो अपराधी घोषित होना। कि तेल खोल कर रहा है कढ़ाई में, उसमें दोनों हाथ डालो, जो हाथ पहले निकालेगा वो तो क्या हो जाएगा, अपराधी हो जाएगा। ये भी वही था अपनी सहन शक्ति पर आधारित। तराजू दीप था दोस्तों, तराजू दीप में तोलते थे और अगले दिन अगर अंतर आएगा तो गुनहगार सिद्ध होगा। यानी आज तराजू में मेरे को भी तोल दिया और आपको भी तोल दिया, और दूसरे दिन फिर तोलेंगे और अगर जिसके वेट में अंतर आएगा वो अपराधी सिद्ध हो जाएगा। अब आदमी जितना कल खाया उतना आज तो नहीं खा सकता, ठीक है। तो यानी वो भी एक सरदर्द था कि अपने वेट को मेंटेन रखना। अगली प्रथा थी दोस्तों जुनियाल प्रथा, जो आज हमारे गढ़वाल में मोस्ट रूप से प्रचलित है। कि बच्चा के पास जाना, जो भी देवता वाला होता है उसके पास चावल लेके जाना, जुनाल लेके जाना और बोलना भाई अब तू ही बता कि क्या क्या हुआ था। और बेचारे ने हो सकता है खुदा न खास्ता गलत बोल दिया तो आदमी बेफालतू का मारा गया, ठीक है। तो ये जुनियाल प्रथा का जो प्रचलन है गोरखाओं की देन है। घात प्रथा, ठीक है, कि दोस्तों जो आज के टाइम में है नहीं लेकिन पहले के टाइम में बहुत ज़्यादा प्रचलित थी। जो घात प्रथा है कि देवता के पास जाकर घात लगाना कि महाराज तू ही देखना। तो ये सारी जो प्रथाएं थी ये गोरखा प्रशासन से यहाँ पर आई, ठीक है। कुल मिलाकर अगर हम इन प्रथाओं को देखें तो एक पागलपन से भरी प्रथाएं थी। कौन सी? ये गोरखा काल की न्याय व्यवस्था।
अब दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है गोरखाओं के प्रमुख कर की, जो ये टॉपिक है यहां से कोई ना कोई क्वेश्चन देखने को हमको जरूर मिलता है कि गोरखाओं के प्रमुख कर कौन कौन से थे। पहला जो कर था दोस्तों सलामी कर, यानी जो सलामी कर था गोरखाओं के अफसरों को दिया जाने वाला नजराना था कि मैं कहीं पे जा रहा हूं या हमारे गांव में मैं हूं तो यहाँ पे गोरखा प्रशासक आ गए तो उनको वो मिल गए तो उनको कुछ ना कुछ देना है। उनके हाथ में तो 1 रुपया थमाओ, तुम 50 पैसे थमाओ, 25 पैसे थमाओ, 1 पैसा थमाओ, लेकिन थमाना है, यानी वो नजराना देना पड़ता था। तो वो कर कहलाता था, सलामी कर के नाम से जाना जाता था। दूसरा जो कर था दोस्तों सोनिया फागुन कर था, कि गोरखा जो उत्सव होते थे, गोरखाओं के उत्सव मनाने के लिए जो कर लिया जाता था वो सोनिया फागुन कर के नाम से जाना जाता था। ठीक है। तीसरा जो कर लिया जाता था गोरखा काल में सायर कर था, कि जो सीमा है उस सीमा या चुंगी कर, ठीक है, उससे बाहर आने जाने के लिए जो कर पड़ता था वो सायर कर के नाम से जाना जाता था। दोस्तों जो चौथा कर था दोनिया कर, जो दोनिया कर था पहाड़ी पशुचारकों से लिया जाने वाला कर था। बचपन में गाय आपने भी बहुत चुगाई होगी, अगर जिसने चुगाई है वो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखाना किस किसने चुगाई है। ठीक है। तो अगर जो पशुचारक होते थे, पशु चरानी है बंजर भूमि पे, तो उसके लिए जो कर लिया जाता था वो दोनिया कर के नाम से जाना जाता था। जो पांचवा कर लिया जाता था मुख्य जानिया सोनिया कर, सोनिया कर, जानिया सोनिया कर मतलब न तो गोरखा प्रशासन के बारे में जानना है और न तो गोरखा प्रशासन के बारे में सुनना है। यानी गोरखा काल के संबंध में अगर पूछ लिया कि उस सूबा ने ये काम क्यों किया तो उससे कर लिया जाता था, और उससे संबंध में पूछताछ के संबंध में जो कर लिया जाता था वो जानिया सोनिया कर के नाम से जाना जाता था। ठीक है। अगला जो कर था दोस्तों अधनी दफ्तरी कर था, यानी राजस्व कर्मचारियों की वेतन के लिए खस जमींदारों से लिया जाने वाला कर। ये याद रखना कि क्वेश्चन सीधे पूछ लेगा कि खस जमींदारों से लिया जाने वाला कर क्या कहलाता था, तो अधनी दफ्तरी कर कहलाता था, जो राजस्व कर्मचारियों की वेतन के लिए लिया जाता था। अगला जो कर था दोस्तों मौ कर था। मौ कर क्या था, प्रति परिवार से मौ तो जानते हो आप लोग कि मौ मने मौ हो गए पर परिवार, यानी प्रत्येक परिवार से लिया जाने वाला जो कर था वो मौ कर था। और यही कर चंदू वंश में कुमाऊं में लिया जाता था, जिसे धरई पिछई कर के नाम से जाना जाता था। यहां से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बनता है कि चंद वंश के कर के समान गोरखा प्रशासन में कौन सा कर लिया जाता था, तो दोस्तों मौ कर लिया जाता था। घी कर हो गया दुधारू पशुओं से लिया जाने वाला कर। ठीक है। यानी जो दुधारू पशु हैं उनसे जो कर लिया जाता था वो घी कर के नाम से जाना जाता था। उसके पश्चात जो कर लिया जाता था बहता कर, छिपाई गई संपत्ति पर कर। मैंने क्या किया, अपने कुछ सामान बेच दिया और वो संपत्ति छिपा दी। ठीक है। या मेरा 2 मकान है, मैंने एक यहाँ पे रहता हूँ, एक वहाँ पे बता नहीं रखा है, तो उस छिपाई गई संपत्ति पर जो कर लगता था उसे बहता कर के नाम से जाना जाता था। अगला जो कर था रहता कर, ग्राम छोड़कर भागे लोगों से यह कर, जो लोग गांव छोड़कर भाग गए हैं उन लोगों को मिलने पर ये रहता कर लिया जाता था कि भाई तो हमारे शासन में हमारे गांव में रहा था। अगला जो कर लिया जाता था मर्रो कर था। मर्रो का मतलब जो मर गया, यानी जिसका कुछ नहीं है, पुत्रहीन व्यक्तियों से लिया जाने वाला कर था मर्रो कर। मोस्ट इंपॉर्टेंट कर है मिझारी कर। दोस्तों शिल्पकर्मियों तथा जागरिया ब्राह्मणों से लिया जाने वाला कर था। शिल्पकर्मियों से और जागरिया ब्राह्मणों से लिया जाने वाला जो कर था वो मिझारी कर के नाम से जाना जाता था। उसके बाद था टान कर। जो टान कर था वो क्या था, बुनकरों से लिया जाने वाला था। मोस्ट रूप से जो भूटिया जनजाति थी, जो ऊन के कपड़ों का व्यापार करते थे, उनसे लिया जाता था टान कर। ठीक है। अगला जो गोरखा प्रशासन कर लिया जाता था वो था मेजबानी दस्तूर कर, यानी प्रजा की सुरक्षा के लिए जो कर लिया जाता था वो मेजबानी दस्तूर कर के नाम से जाना जाता था। और जो ये मेजबानी दस्तूर कर था यही कर लिया जाता था मराठाओं में, जो शिवाजी महाराज के वंशज थे उन मराठाओं में लिया जाता था, जिसे चौथ कर के नाम से पुकारा जाता था। ठीक है। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आने वाले टाइम के लिए कि मराठाओं के समान गोरखा प्रशासन में कौन सा कर लिया जाता था, तो मेजबानी दस्तूर था, और मेजबानी दस्तूर के समान मराठाओं द्वारा चौथ कर लिया जाता था। ठीक है। अगला जो कर था दोस्तों पगड़ी कर था, जो जमीन खरीदने पर क्रेता से लिया जाता था। मैंने जमीन बेची, तुमने खरीदी, तो तुमको वहां पर कर देना पड़ेगा, और वो कर कहलाता था पगड़ी कर। ठीक है। तिमाही कर, इसे फौजदार और सूबेदार को देना पड़ता था। कौन सा कर, तिमाही कर। दोस्तों टीका भेंट था, शादी उत्सव पर लिया जाने वाला कर। टीका सुना होगा, किस जाति में होता है
ये मुझे कंफर्म ध्यान नहीं आ रहा है, लेकिन जो टीका भेंट था कि जो शादी उत्सव होते थे, मेरे घर में शादी है या तो आपकी शादी है, तो वहाँ पे कोई भी गोरखा पहुँच जाएगा, आपको उसको एक कर देना पड़ेगा, जिसे टीका भेंट कर कहते थे। और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट अगला कर था वो था पुंगड़ी कर। और पुंगड़ा आप लोग जानते हो कि यह भूमि कर था, यानी खेतों पर लगने वाला कर था। यह एक महत्वपूर्ण था और इसी से सैनिकों का वेतन दिया जाता था। गोरखा प्रशासन में किस कर से सैनिकों का वेतन दिया जाता था? तो दोस्तों पुंगड़ी कर के नाम से या खेतों पर लगने वाले कर से दिया जाता था। तो दोस्तों हमने 2 वीडियो में इस गोरखा प्रशासन को कवर किया। आपको वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और इसके अलावा किसी अन्य बुक में कोई नई चीज़ नहीं देखने को मिलेगी। तो दोस्तों मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद।